Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the speed of sound in air. Student, in earlier speed of sound को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो फर्स्ट ये था कि हमारे पास जहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स को नॉमिनेट किया गया, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, साइंटिस्ट ने वो डिस्टेंस मेजर किया। अब ये सपोज कर लें दो पहाड़ी हैं, इस पे एक पहाड़ी जो थी उस पे एक ऑब्जर्वर था और दूसरी पहाड़ी से क्या किया कि यहाँ पे एक तोप को फायर किया गया। अ शेल इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास एक स्टॉप वॉच थी। ऑब्जर्वर का काम क्या था, उसने यहाँ पे जो तोप फायर की गई उससे पैदा होने वाली साउंड और उससे पैदा होने वाले जो स्मोक है, धुआं है, उन दोनों को ऑब्जर्व करना था। जैसे ही इस पॉइंट पे एक शेल को फायर किया गया फ्रॉम गन, उसकी वजह से एक स्मोक पैदा हुआ। जैसे ही ऑब्जर्वर को यहाँ पे पैदा होने वाला स्मोक नज़र आया, उसने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया और उसकी थोड़ी देर बाद जैसे ही यहाँ पे मौजूद ऑब्जर्वर को उस शेल फायर की आवाज़ सुनाई दी, उसने अपनी स्टॉप वॉच को ऑफ कर लिया। इट मीन्स दैट ऑब्जर्वर ने साउंड वेव जो यहाँ पे ड्यू टू द शेल फायर की वजह से प्रोड्यूस हुई थी, वो यहाँ पे जब पहुंची तो उसका टाइम नोट कर लिया। ऑब्जर्वर ने टाइम नोट किया, डिस्टेंस ऑलरेडी मेजर था। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन डिस्टेंस ओवर टाइम, साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ साउंड फाइंड की इन एयर, वो थी 332 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू इन अर्लियर एक्सपेरिमेंटली तौर पे साइंटिस्ट फाइंड कर चुके थे। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे, कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जाए जिससे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकें, वो थी बाय द आइजैक न्यूटन। न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से मुतल्लिक पढ़ेंगे। जैसे कि साउंड से मुतल्लिक हम लोग पढ़ रहे हैं, साउंड वेव से मुतल्लिक। साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। स्टूडेंट, किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम मीन इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, तो वो हमारे पास ये है, वेयर v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e इज अ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय डेंसिटी। तो ये स्पीड ऑफ साउंड निकालने का एक ड्राइव फार्मूला है, ये आपने एज इट याद कर लेना है। अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें, जिस तरह से मैंने बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे एज वेल एज द डेंसिटी पे। अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट, वो मच टाइम ग्रेटर होता है देन कंपेयरिंग टू द गैसेस। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज सॉलिड का जो इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका वैल्यू लार्जर होता है। और सेकेंडली जो सॉलिड के अंदर एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है सॉलिड के अंदर, क्लोजली पैक्ड एटम जो है स्टूडेंट, वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और डिस्टर्बेंस का क्विकली रिस्पॉन्स होना भी ज़्यादा होता है, मीन डेंसिटी भी ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर। तो यही वजह है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड जो है वो लार्जर होता है एज कंपेयरिंग टू दी गैसेस। जबकि अगर हम लोग बात करें गैसेस की, इन गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल है मीन उनका डेंसिटी बहुत कम होता है। सेकेंडली गैसेस का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है एज कंपेयरिंग टू दी सॉलिड्स, वो मच टाइम स्मॉलर होता है। यही वजह है कि सॉलिड में जो है स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होती है और गैसेस में डेंसिटी भी कम होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम होता है। तो ओवरऑल स्पीड ऑफ साउंड भी गैसेस में कैसा होता है? लोअर होता है एज कंपेयरिंग टू दी सॉलिड्स। तो हम लोग न्यूटन फार्मूले से मुतल्लिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, तो यहाँ पे जो मैंने बोला है ई इज़ अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन अगर हम लोग बात करें सॉलिड्स की बजाय गैसेस की, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करना है, गैसेस फाइंड करना है, तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट बल्क मॉडुलस का। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर यंग मॉडुलस पढ़ा था। वो जो यंग मॉडुलस था वो रेशो था बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन, और उसमें जो स्ट्रेन था स्टूडेंट वो चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ था।
लेकिन अगर हम लोग बात करें गैसेस की, गैसेस के लिए जो यंग मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू होती है 0। गैसेस में हम लोग जो है ना मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी फाइंड करते हैं स्ट्रेस ओवर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जहाँ पे हम लोग लेंथ को मेजर नहीं करते, वॉल्यूम में चेंज कितना है और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है। जब हम लोग वॉल्यूम में चेंज को डिस्कस करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडिंग ओरिजिनल वॉल्यूम ओवर, और स्ट्रेस में जो रेशो है इसके साथ, उसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप ऑफ मॉडुलस को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। आइए इसको देखते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन में ये रेशो होता है। अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखें स्टूडेंट, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे स्ट्रेन कौन सा लिखा जाएगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस है। अगर यंग मॉडुलस होता तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन लिखा जाता, लेंथ वाला स्ट्रेन लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्क मॉडुलस है। गैसेस के वॉल्यूम में चेंज के हिसाब से जो स्ट्रेन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडिंग बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। सो दिस इज अ बल्क मॉडुलस। इसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन 1 का। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन फार्मूला। तो न्यूटन ने स्टूडेंट जब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना चाहा, उसकी सपोजिशन क्या थी, अजम्पशंस क्या थी। स्टूडेंट न्यूटन का ये मानना था कि जब साउंड वेव्स एयर में से ट्रैवल करती हैं तो साउंड वेव के जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं ये इतने कम टाइम में बनते हैं कि टेम्परेचर जो है ना ड्यूरिंग कंप्रेशन एज वेल एज द रेयरफेक्शन कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। हालांकि प्रेशर उसने बोला कंप्रेशन होगा, मीन कंप्रेशन एयर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, रेयरफेक्शन एयर मॉलिक्यूल एट अ पार्ट होंगे। तो उसने बोला ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन temperature of system, temperature of gases does not change, it remains constant। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू दी थर्मोडायनेमिक्स, स्टूडेंट आप लोग लास्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ेंगे, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, किसी प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इसका जो लिंक है ये वीडियो में आपको मतलब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक। आप सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस और ये बल्क मॉडुलस से मुतल्लिक भी एक वीडियो मेरे पास है, वो भी आप उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसे चेक कर सकते हैं, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट न्यूटन ने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ अ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इस दौरान टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो तो यही सपोजिशन मैंने यहाँ पे नोट की है। न्यूटन assumed that when the sound waves travel through the air, जब साउंड वेव एयर में से ट्रेवल करती हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑफ एयर, जो एयर का टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन रिमेन कांस्टेंट। कंप्रेशन या रेयरफेक्शन की फॉर्मेशन के दौरान कैसा रहता है, कांस्टेंट। अगर किसी प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो उसे हम लोग नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो यहाँ पे this is a isothermal process, so you can say that the formation of the compression and rarefaction in air according to Newton is an isothermal process। so according to the Boyle's law, अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बॉयज लॉ हमारे पास हमें पता है कैसे लिखा जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयज लॉ लिखा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड नॉट अ वेलोसिटी, दिस इज द वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो न्यूटन ने ये बोला कि अगर कंप्रेशन होगा टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन, लेकिन प्रेशर जब कंप्रेशन होगा गैस मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो उनका प्रेशर इंक्रीज होगा, पी से प्लस डेल्टा पी ऐड हो जाएगा। लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी सपोजिशन को यूज करते हुए हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ड्यूरिंग द कंप्रेशन PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कंप्रेशन के दौरान जो है ना प्रेशर इंक्रीज होता है P से प्लस डेल्टा P बढ़ गया। देखिए कंप्रेशन में गैस मॉलिक्यूल ने क्लोज हो जाना है, तो जब गैस मॉलिक्यूल क्लोज होंगे वॉल्यूम में डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, प्रेशर में इंक्रीज। तो न्यूटन ने बोला प्रेशर में इंक्रीज कितना आता है, P से प्लस डेल्टा P आ जाता है। जितना प्रेशर में इंक्रीज आए उतना वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। वॉल्यूम पहले कितना था V, तो अब कितना हो जाएगा V
माइनस डेल्टा वी। तो यही सपोजिशन कंप्रेशन फॉर्मेशन से हम लोग यूज़ करते हैं। पी वी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू कंप्रेशन के दौरान प्रेशर इंक्रीज हुआ, पी प्लस डेल्टा पी प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ, वी माइनस डेल्टा वी ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट पी को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर डेल्टा पी को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये कोई रिजल्ट आ गया। पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। स्टूडेंट देखें यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन। डेल्टा वी बोथ आर दी स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। दोनों का चेंज जो है वो वेरी स्मॉल होगा। अगर ये दोनों वैल्यू स्मॉल होंगी तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स दैट इसका जो अंश होगा वो डेसिमल फ्रैक्शन में होगा। मीन पहले ऑलरेडी चेंज इन प्रेशर भी काम में है, चेंज इन वॉल्यूम भी काम में, ऑलरेडी फ्रैक्शन में, ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शंस में होंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर मजीद कम हो जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। यस डेल्टा वी इज अ वेरी स्मॉल, सो निगलेक्ट इट। इन दोनों टर्म को इसको आप लोग क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। नेक्स्ट रिमेनिंग लिखें, पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी। यहाँ पे देखें पी वी इक्वेशन की दोनों साइड पे है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यस को इधर पॉजिटिव इधर ले आए, माइनस हो जाएगा तो फिर भी कैंसिल हो जाना है। रिमेनिंग यहाँ पे ये बच गया हमारे पास माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी, इस साइड पे जीरो बच गया। ये इस माइनस पी डेल्टा वी इक्वेशन की दूसरी साइड पे आया तो पॉजिटिव आ गया, पी डेल्टा वी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी। यहाँ पे स्टूडेंट पी को यही रहने दें, डेल्टा वी डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडिंग बाय डेल्टा वी। इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं मैं यहाँ पे तो मेरे पास p इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये जो v मल्टीप्लाई हो रहा था डेल्टा p के साथ फर्दर डेल्टा v के ओवर में आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई डेल्टा p ओवर डेल्टा v इंटू वी। इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो देखिए जरा गौर से, डेल्टा p क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यस फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेल्टा वी ओवर वी जरा गौर से देखें, ये इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये किसके इक्वल था, ये था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल या बल्क मॉडुलस के इक्वल था। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी टर्म जो हमने बनाई है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डिवाइडिंग बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होगा, ये जिसे आप लोगों ने बल्क मॉडुलस बोला है। सो इट मीन्स दैट बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। जो प्रेशर है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल है। इट मीन्स दैट ये जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला था, इधर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। तो यस मैंने वही किया है। यहाँ पे अब स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए, इसको ए का नाम दे दें, ए के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे ई की जगह पे ई किसके इक्वल आया है, पी के, तो यहाँ पे ई को रिप्लेस कर दे पी से, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का ये फार्मूला बन जाएगा। नो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रेशर डिवाइडिंग बाय डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ अ गैसेस। गैसेस का प्रेशर कितने है, डेंसिटी कितनी है, स्क्वायर रूट लेके उनको डिवाइड करें, ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो न्यूटन ने जिस प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर रहा था, उस प्रेशर और एयर की जिस मीडियम में उसकी कितनी डेंसिटी थी, एयर की जो डेंसिटी थी और जो प्रेजेंट प्रेशर था एयर का, जहाँ पे वो स्पीड ऑफ साउंड का ये एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन कर रहा था, जब उसने ये वैल्यूज पुट की तो उसके पास जो इसका आंसर आया स्पीड ऑफ साउंड का, वो था स्टूडेंट 280 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की स्टूडेंट, by this assumption that the formation of a compression and rarefaction of a sound wave is an isothermal process, वो ये वैल्यू थी। लेकिन जो एक्यूरेट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर थी, साइंटिस्ट ने जो फाइंड की वो कितनी थी, 332 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट न्यूटन ने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो इनएक्यूरेट थी, इन एब्सोल्यूट थी, उसमें कुछ एरर्स थी। तो इस एरर को रिमूव किया लैप्लास ने, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।